presented by Zarasi Koshish। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में संकलित पाठ माटी वाली इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटूर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते हैं। तो इसमें एक सरल से शब्दों में सीधी सी और सरल सी बात यह है, जैसे हमारे गली मोहल्ले में प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बेचने वाले आते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, तो हम उनको उनकी आवाज़ से पहचानना शुरू कर देते हैं। उनके वाहनों से भी पहचानते हैं, उनके सामान आदि से भी उनको पहचानते हैं। तो ऐसे ही माटी वाली प्रतिदिन जिस मोहल्ले में जाती है अपने कंटर में माटी रखकर, तो लोग उसके कंटर से उसको पहचानते हैं। तो शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। वही सबके घरों में माटी लीपने वाली माटी दिया करती थी। लाल मिट्टी की सबको ज़रूरत थी, इसीलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी, इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। माटी वाली की गरीबी, फटेहाली और बेचारगी भी उसकी पहचान का कारण रही होगी। तो प्रश्न नंबर 2 है, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं है। तो इसमें भी सरल सी बात है कि वह गरीब महिला है, उसका पति बीमार रहता है, तो कमाने वाला कोई नहीं है उसके पास। तो वह पहले माटा खान से माटी निकालती है, फिर उसको सिर पर रख के शहर में बेचने आती है और फिर शाम को वापस घर जाती है। तो पूरा दिन इसी में बीत जाता है, तो उसको अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। तो माटी वाली अत्यंत गरीब बूढ़ी हरिजन महिला थी। टिहरी शहर में घर घर जाकर माटी पहुंचाने के अलावा उसकी आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। उसके पास खेती के लिए न कोई ज़मीन थी, न ही रहने के लिए घर। वह ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके लिए उसे बेगार करना पड़ता था। बेगार मतलब है कि उस ठाकुर के घर बिना किसी मेहनत मजदूरी के काम धंधे करना। वह सवेरे माटा खान के लिए निकलती थी, माटी खोदती, भरती और टिहरी के घरों में पहुंचाती। उसे अपनी झोपड़ी तक लौटते लौटते शाम हो जाती थी और रात गहराने लगती थी। माटी बेचने या घरों से मिली रोटियां खाकर सो जाती थी। ऐसी दिनचर्या में माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इसमें कहा है कि कुछ लोग भूख को मीठा मानते हैं और कुछ लोग भोजन को। तो सरल सी बात यह है, जैसे जोर की भूख लगी हो तो भोजन कैसा भी हो, रूखा सूखा, नमक तेज कम ज़्यादा कैसा भी हो, तो भोजन अच्छा लगता है। जब भूख नहीं हो और भोजन सामने हो तब व्यक्ति उस भोजन में कमियां निकालता है, उसके टेस्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ या चाय के साथ, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है, इसलिए इस पंक्ति को पाठ में प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन की इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो मालकिन है जिसके घर मिट्टी फेंक के आती है वो बुढ़िया, तो उसके घर पीतल आदि के पुराने बर्तन रखे हैं, तो वह पुरखों की गाढ़ी कमाई है, अर्थात पुरखों के द्वारा मेहनत से बनाए गए हैं और उसे वह कबाड़ के भाव में, रद्दी के भाव में नहीं बेचना चाहती। तो इसलिए उसने ये पंक्तियाँ बोली हैं। हमारे पुरखों के समय इतने साधन और सुविधाएं न थी, उन्हें हर चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आमदनी कम होने से मूलभूत आवश्यकताएं पूरा करना भी कठिन हो जाता था। उसके बाद भी उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई में से पैसे बचाकर अनेक कलात्मक वस्तुएं एकत्र की और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गई। इनसे उनकी मेहनत, लगन और बचत की कठिनाइयों का पता चलता है। नई पीढ़ी के लिए
ये वस्तुएं विरासत जैसी होती हैं। इनसे हमें अपनी सभ्यता संस्कृति का ज्ञान मिलता है। ये वस्तुएं हमारे पूर्वजों की रुचियों एवं आर्थिक सामाजिक स्थिति का परिचय करवाती हैं। यह आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है कि वे विरासत की इन वस्तुओं का संरक्षण करें तथा भावी पीढ़ी को सौंप जाएं। पूर्वजों की मेहनत और गाढ़ी कमाई से बनाई इन वस्तुओं का महत्व जानकर ही मालकिन का मन इन्हें हराम के भाव बेचने को नहीं करता है। प्रश्न नंबर 5 है, माटी वाली को रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाना उसकी किस मजदूरी को प्रकट करता है। वही बात है कि वह गरीब है, उसके पास वक्त नहीं है कि घर जाके रोटी बनाए, या इतनी वो अमीर या पैसे नहीं कमा पाती कि स्वयं रोटी का प्रबंध कर सके। तो वो रोटी का हिसाब लगाती कि कितनी वो खुद खाएगी, कितनी अपने पति के लिए बचा कर ले जाएगी। तो माटी वालियों का इस तरह रोटियों का गिनना यह बताता है कि वह बहुत गरीब है, उसके पास पेट भरने के पर्याप्त साधन नहीं है, वह रोज़ कमाती है और खाती है। इससे यह भी पता चलता है कि उसे केवल अपना पेट ही नहीं, अपने बूढ़े पति का पेट भी भरना होता है, इसलिए उसे रोटियों का ही बराबर हिसाब रखना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6 है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इन पंक्तियों में कहा था कि वह अपने पति को कोरी रोटियां नहीं देगी, अर्थात साथ में सब्जी भी बना के देगी। तो उस दिन वो प्याज लेकर जाती है, उस संदर्भ में ये प्रश्न है। तो माटी वाली टिहरी शहर के घरों में माटी देकर अपनी रोजी रोटी चलाती है, यही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। ऐसे ही एक घर में माटी देने पर घर की मालकिन उसे 2 रोटियां दे देती है। उसे एक अन्य घर से भी 2 रोटियां मिली हैं। इनसे उसे खाकर बाकी तो को घर ले जाने के लिए बचा लिया है, ताकि वह अपने अशक्त एवं बीमार बूढ़े पति को दे सके। आज माटी बेचने से हुई आमदनी से वह 1 पाव प्याज खरीदकर कूट तल कर उसकी सब्जी बनाना चाहती है, ताकि बूढ़े को सूखी रोटियां न खानी पड़े। इससे बूढ़ा खुश हो जाएगा। इस कल्पना से माटी वाली खुश है, क्योंकि रोटियों के साथ सब्जी देखकर बूढ़ा प्रसन्न हो जाएगा। उसकी प्रसन्नता का अनुमान करके वह खुश हो रही है। प्रश्न नंबर 7 है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का यही आशय है कि शमशान घाट एक ऐसी जगह है जहाँ अमीर गरीब कैसा भी व्यक्ति हो, सबको समान रूप से अंतिम परमानेंट स्थान मिल जाता है। तो माटी वाले के पास खुद का रहने का घर तो नहीं है, वो तो उजड़ ही जाता है। वो एक झोपड़ी में रहती है, लेकिन टिहरी बांध से पानी भर जाने के कारण उसका सारा शमशान घाट भी डूब जाता है और उसका पति उसको छोड़ के चला जाता है। तो इस संदर्भ में वह यही पंक्ति बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ सबको अंतिम स्थान मिलता है और इसके बूढ़े को वो भी नसीब नहीं हो रहा है। इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता, इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, वह मारा फिरता है। इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर यह अंतिम सांस लेने का अधिकार रहना चाहिए और उसे अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वहीं रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। प्रश्न नंबर 8 है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखी। तो छात्र स्वयं भी कर सकते हैं कि घर से दोबारा से घर स्थापित करना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर। तो ऐसा आजकल हर गांव में शहर में हो रहा है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है। जो लोग अपने अच्छे भले घरों को, गांवों के घरों को छोड़कर शहरों के घरों में स्थापित हो रहे हैं। तो स्थापित होने के कई कारण हैं। रोजगार है मेन, तो आज के समय का यही है। बढ़ती जनसंख्या है, मानसिक तनाव है, या सरकारी कारण है, या फिर कुछ और है, प्राकृतिक कारण है। तो इन सब के कारण ही ऐसा हो रहा है।
विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियां और रंगीन सपने लेकर आता है। विकास के क्रम में जो कार्य किए जाते हैं वे कुछ लोगों के हृदय पर ऐसे घाव दे जाते हैं जिनका दुख वे आजीवन भर भोगते हैं। विकास के नाम पर नदियों पर बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं जिससे शहर, गांव, जंगल, उपजाऊ जमीन आदि जलमग्न हो जाती है। बांध बनाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को अन्यत्र विस्थापित किया जाता है जिससे उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों के बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। यद्यपि सरकार इन लोगों के विस्थापन की व्यवस्था करती है, परंतु माटी वाली की तरह बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास जमीन जायदाद का प्रमाण पत्र नहीं होता। इन लोगों को तब विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति न घर की न घाट वाली हो जाती है। वास्तव में विस्थापन अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है जिनको समाधान विस्थापन से पहले ही कर लिया जाना चाहिए। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। Subscribe, like and share. Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.